गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित नौका विहार कविता की व्याख्या आपको बताएंगे। तो यह कविता जो नौका विहार सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखी गई है और यह कविता पंत जी के गुंजन काव्य संग्रह से अवतरित है, जिसमें कवि ने अपने मित्रों के साथ किए गए जो नौका विहार है उसका जो वर्णन है वह बहुत ही मानविकीकरण एवं सुंदर रूप से किया है कि जब वो अपने मित्र के साथ नाव में विहार करते हैं, मतलब नौका विहार करते हैं, तो उस समय जो वहाँ की जो सुंदरता है और जो चांदनी रात में गंगा की जो सुंदरता है उसी के आधार पर उन्होंने नौका विहार नामक कविता की रचना की है, जिसमें पंत जी कहते हैं शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल कि गंगा शांत चिकनी और वहाँ का जो वातावरण था गंगा का वह मतलब चारों ओर का वातावरण उज्ज्वल था। अपलक अनंत नीरव भूतल और पूरा आकाश धरती की ओर टकटकी लगाए गंगा को देख रहा था। सेकत सैया पर दुग्ध धवल तवंगिनी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है शांत क्लांत निश्चल कि बालू की सैया पर दूध सी सफ़ेद गंगा ग्रीष्म विरल मतलब गर्मी की जो बालू की जो सैया है वो गर्म होती है, बालू धूप में जब पड़ती है तो वो गर्म होती है और उसमें जब गंगा का जल पड़ रहा है तो वो बिल्कुल शांत क्लांत और निश्चल होकर लेटी हुई है। तपस बाला गंगा निर्मल शशि मुख से दीपित करतल लहरे उर पर कोमल कुंतल गोरे अंग पर शिहर सहर लहराता तार तरल सुंदर कि अब गंगा ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे चंद्रमा के मुख पर लिया हो, और चंद्रमा ऐसे प्रतीत हो रही हैं जैसे किसी चंद्रमा को अपने मुख पर लिया है। लहरें उर पर कोमल कुंतल और जो लहरें हैं वो कोमल कुंतल सी प्रतीत हो रही हैं। गोरे अंग पर सिहर सिहर लहराता तार तलर सुंदर कि अब गंगा की जो लहर है वह सिरा मतलब जब गंगा की लहरों पर हवा पड़ती है तो वह सिरा अर्थात कांप उठता है, और तारों की समूह की जो चंचलता है वह अंबर पर सिरा उठता है, और जो तारों का जो समूह है वह गंगा के जल पर जब उसकी परछाई पड़ती है तो वो बार बार कांपता हुआ सा प्रतीत होता है। चंचल अंचल सा नीलांबर साड़ी की सुकड़न सी जिस पर शशि की रश्मि विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर कि चंचल अंचल सा नीलांबर, और जो नीला अंबर था वो चंचल सा प्रतीत हो रहा था। साड़ी की सुकड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर, और जो गंगा की लहरें हैं वह साड़ी की सिकुड़न सी प्रतीत हो रही थी, मतलब जब लहर उठती थी और उसमें जब लहर होती है तो उसमें जो सिकुड़न आ जाती है तो वह साड़ी की सिकुड़न सी प्रतीत हो रही थी। चांदनी का वह प्रथम पहर हम चले नाव लेकर सत्वर, और चांदनी रात का वह पहला पहर था और हम बहुत तेज से नाव को मतलब गंगा के जल के बीचों बीच लेकर चले। सिकता सी स्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर लोपाले चढ़ी उठा लंगर कि रेत की सीपी पर जो मोती चमक रहे थे, अर्थात जो अब नाव है वह बहुत तेजी से चल पड़ी। तो जो रेत की सीपी होती है जहाँ पर नाव पहले खड़ी होती है, और जब हम जहाँ पर रेत होता है वहाँ पर नाव खड़ी रहती है और हम मतलब पाले उठी, जो नाव रस्सी से बंधी होती है वो उठी और नाव अब पानी की ओर बहुत तेजी से चल पड़ी। मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरंगिनी हंसिनी सी सुंदर तिर रही खोल
पालों के पर, और जो छोटी नावें थी वो मंद मंद मंथर गति से लघु तरंगिणी हर्षिणी सी सुंदर, अर्थात जो छोटी नावें थी वे मंद मंद धीमी गति से लघु तरंगिणी हंसिनी सी सुंदर, मतलब हंसिनी के समान सुंदर सी प्रतीत हो रही थी। और वह धीरे धीरे, जैसे हंसिनी बिल्कुल धीरे धीरे मंद मंद चाल से चलती है, बिल्कुल उसी समान उसी तरह से छोटी नाव भी चल रही थी। तिर रही खोल पालों के पर, और बालों के पर खोल के बड़ी ही धीमी गति से, जो छोटी हंसिनी जो हंसिनी थी वह अपने जैसे ऐसे प्रतीत हो रही थी, इस आधार ऐसे चल रही थी जैसे बालों को खोलकर बड़ी धीमी गति से मंद मंद चल रही हो। निश्चल जल के सूची दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर, और गंगा के स्वच्छ जल पर जो चांदनी जैसे किनारे थे वह दोहरे लग रहे थे। मतलब जो गंगा का जल है उसके जो आसपास किनारे होते हैं वह ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे दोहरे लग रहे हों। इतना मतलब गंगा का जो जल था वह इतना स्वच्छ था कि वहाँ पर जब गंगा के किनारे की परछाई पड़ती थी तो वह दोहरे लगते थे, मतलब दो लगते थे। कालांकर का राजभवन सोया जल में निश्चल प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन, और जो कालांकर का राजभवन था वह ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे अपने पलकों पर बहुत सारे वैभव के सपने लिए सो रहा हो। नौका से उठती जल हिलोल, हिर पड़ते नभ के ओर छोड़। अब कवि आगे कहते हैं कि नौका से, मतलब नाव से जब जल की हिलोरें उठती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे नभ से नभ के ओर छोर भी हिल गए हों, अर्थात आकाश के ओर छोर भी हिलने लगे हों। विस्फारित नैनों से निश्चल कुछ खोज रहे जल तारक दल, ज्योतित कर नभ के अंतर स्थल, मतलब फैले हुए जो वहाँ पर जो तारों का समूह था, गंगा के जल में जो तारों के समूह की जो छवि पड़ रही थी वह ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे कि सभी तारे, जो तारों का समूह है वह ऐसे लग रहे थे जैसे वे गंगा के जल में कुछ खोज रहे हैं। जिनके लघु द्वीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुका छिपी पल पल, और जिनकी लहरें, मतलब गंगा की जो लहरें थी और जब उसमें तारा रूपी समूह की परछाई, मतलब तारों की जब उस पर मतलब परछाई पड़ रही थी तो वो ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे कि तारा रूपी लहरें इधर उधर कुछ खोज रही हैं और फिर पहले मतलब खोजती हैं और फिर छुप जाती हैं। ऐसे जो तारों का समूह है, तारों की परछाई, तारों की जो चमक है, तारा रूपी जो चमक है वह गंगा के जल में ऐसे ही प्रतीत हो रही थी जैसे कि वो बार बार कुछ खोज रही हों और बार बार छुप जा रही हों। सामने शुक्र की छवि झलमल, फैरती परी सी जल में कल, रूप हरे कंचों में हो ओझल, और सामने जो शुक्र ग्रह की छवि झिलमिला रही थी वो ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे गंगा के लहरों में कुछ ओझल हो गया हो। मतलब बार बार गंगा की जब लहरें उठती हैं तो शुक्र ग्रह प्रतीत होता है और जब वह लहरें छिप जाती हैं तो वह शुक्र का जो शुक्र ग्रह होता है वह भी उसमें ओझल हो जाता है। लहरों के घूंघट से झुक झुक दसवीं का शशि निज तिर्यक मुख दिखलाता मुग्ध सा रुक रुक कर, और गंगा की जो लहरें थी उसमें दसवीं का जो चांद था वो थोड़ा सा टेढ़ा निकलता है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो जो दसवीं का चांद निकलता है उसका थोड़ा पूरा नहीं निकलता है, वो थोड़ा सा टेढ़ा निकलता है। तो वही कवि कह रहे हैं कि गंगा की लहरों में जो दसवीं का चांद था वह अपना टेढ़ा मुख किए हुए कभी रुक जाता कभी छुप जाता, मतलब कभी रुक कर उस गंगा को देख रहा था और कभी अचानक से छुप जा रहा था। जब पहुँची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, कि जो जब नाव बीच धार में पहुँची तो चांदनी का जो किनारा था, गंगा का जो किनारा था वह छिप गया। दो बाहों से दुरस्त तीर धारा का कृष
कोमल शरीर आलिंगन करने को अधीर। और दो बाहें, गंगा के जो दो किनारे थे वो अब दो बाहों से प्रतीत हो रहे थे, जो आलिंगन अर्थात गले लगाने को, एक दूसरे को गले लगाने के लिए आतुर थे। अति दूर क्षितिज पर विटपमाल लगती भू रेखा सी अरल, अपलक नभ नील नयन विशाल। और जो दूर पेड़ लगे थे, विटप मतलब जो दूर वृक्ष लगे थे, वे ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे नीले आकाश से झांक कर गंगा में देख रहे हों। मतलब नीले आकाश के बीच में जो पेड़ दिख रहे थे, दूर लगे जो पेड़ थे वो नीले आकाश के बीच से जो दिख रहे थे, वो ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे वो आकाश के बीच से झांक रहे हों। माँ के उर पर शिशु सा सिमटा, सोया धारा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीत। और गंगा के जल में एक छोटा सा द्वीप था जो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि कोई बच्चा अपनी माँ के हृदय से लगकर सोया हुआ हो। उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीत, कौन विहग, क्या विकल कोक, उड़ता हरने निज शोक। और वह ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे कि मतलब एक पक्षी था, मतलब विहग मतलब पक्षी होता है, कि एक पक्षी ऐसे मतलब उसी गंगा के जल के आसपास अपनी परछाई को देखकर उसी के आसपास अपने वियोग का जो क्षण था उसको मिटाने का प्रयत्न कर रहा था। छाया की कोकी को विलोक, पतवार घूमा अब प्रंतुल धार। कि बार बार वहीं पर वह जो पक्षी था वह बार बार उसी परछाई के अपने आसपास उड़ रहा था और अपने वियोग के क्षण को मतलब अर्थात अपनी जो चकवी थी उससे मिलने के लिए आतुर था। छाया की कोकी को विलोक, पतवार घूमा अब प्रंतुल भार। कि अब जो है वो जो नाव थी वह बीच धारा पर पहुंच गई और नौका का जो हार था वह मतलब नौका का जो भार था वह हल्का हो गया। नौका घूमी विपरीत धार, और जो हमारी नाव थी वो अब विपरीत धार पर मतलब दूसरी धार पर पहुंच गई। डांडों के चल करतल प्रसार, भर भर मुक्ता फल फेन स्फार, बिखरती जल में तारा हार। और डांडे मतलब जिससे नाव चलाई जाती है, जो लग्गी होती है, उसका जब करतल मतलब वह जब पानी में पड़ रहा था, जब नाव चल रही थी, तो जब लग्गी को नाव पानी में डाला जाता है तो उससे जो फेन उठ रही थी, मतलब जो फेन उठ रही थी वह तारा रूपी समूह था उसके समान प्रतीत हो रही थी। और ऐसा लग रहा था जैसे कोई तारा रूपी हार कर तोड़कर पूरे गंगा के जल में मोती बिखेर रही हो। मतलब जब नाव चलती है और डांडे से जब हम नाव को आगे बढ़ाते हैं तो उसमें से एक फेन उठता है और वह फेन ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे किसी ने तारा रूपी हार को तोड़कर पूरे गंगा में मोती बिखरा दी हो। चांदी के सांपों सी रलमल नाचती रश्मि जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल। और चांदनी के सांपों से मतलब जो गंगा की लहर थी वो चांदनी के सांपों से प्रतीत हो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि रोशनी जब उस पर पड़ रही थी तो वो गंगा के जल में नाचती सी प्रतीत हो रही थी। लहरों की लतिकाओं में खिल, सौ सौ शशि सौ सौ उड़ झिलमिल। और लहरों की लतिकाएँ जो लहरों की लता के समान दिख रही थी, लहरें जब उठती हैं तो उसमें एक लता बनती है, तो उसी के समान जो लहरों की जो लता के समान जो खिल रही थी उसमें एक एक चंद्रमा सौ सौ चंद्रमों के समान तथा एक एक तारा सौ सौ तारों के समान झिलमिला रहा था। फले फूले जल में फेनिल अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले सहज थाए हम बढ़े घाट को सहो उत्साह। और पूरे गंगा के जल में लहरें अर्थात जो फेनिल था, जो मोती गंगा की फेन से जो मोती फैल रहा था वो पूरे गंगा की लहरों में फैल उठा था। और अब उथला सरिता का प्रवाह लग्गी से ले था, और अब जो है गंगा का जो प्रवाह था वो थोड़ा सा उथला हो गया और लग्गी से हम जल को
की थाह देख रहे थे कि अब गंगा का जल कितना गहरा है। हम बढ़े घाट को सहो उत्साह, और हम बड़े उत्साह के साथ घाट की ओर बढ़े। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, मन में उर्मे अलौकित सत्विचार। और जैसे जैसे नाव किनारे पर लगती है, कवि के हृदय में बहुत सारे प्रसन्न होने वाले विचार उठते हैं। इस धारा साही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्यान। और कवि के हृदय में जो सत्विचार उठते हैं, उसमें कवि कहता है कि इसी धारा के समान हमारा जीवन भी है। यह जीवन का जो क्रम है वह भी शाश्वत है। शाश्वत है गति शाश्वत संगम। जीवन की जो गति है वह भी शाश्वत है, जीवन का जो संगम है वह भी शाश्वत ही है। शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का रजत हास। और यह जो नभ है वह भी, नभ अर्थात यह जो आकाश है वह भी नीला, यह जो नीला आकाश है वह भी शाश्वत है। और यह जो चंद्रमा है वह भी शाश्वत है। शाश्वत लघु लहरों का विलास, और जो इस संसार का ऐश्वर्य है वह भी शाश्वत है। हे जग जीवन के कर्णधार, चीर जन्म मरण के आर पार। कि हे संसार को चलाने वाले ईश्वर, यह जो जीवन है वह जन्म मरण के आर पार ही लगा रहता है। शाश्वत जीवन नौका विहार, और यह जो जीवन है यह नौका विहार की तरह ही शाश्वत है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमरतत्व का ज्ञान। कि यह जो नौका विहार है यह मेरे जीवन का जो अस्तित्व रूपी प्रमाण है, जीवन की जो धारा रूपी प्रमाण है वह मैं भूल गया था। और मुझे इस नौका विहार ने मेरे अस्तित्व को याद कराया, मेरे अस्तित्व का मुझे ज्ञान कराया, करता मुझको अमरता का ज्ञान। और इस नौका विहार ने मुझे अमरतत्व का ज्ञान प्रदान किया है। तो यह जो कविता थी यह गुंजन काव्य संग्रह से ली गई थी। तो बच्चों, हमने आज आपको सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा नौका विहार नामक कविता की व्याख्या आपको बता दी है। अगर आपको कुछ समझ में इसमें नहीं आया या कोई आपको दिक्कत होती है व्याख्या में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।